दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, शेकिंग अप द रूल ऑफ लॉयर्स। ये एक सीनियर एडवोकेट मिस्टर बी देसाई ने लिखा है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से बार काउंसिल ने स्वीकृति दे दी है फॉरेन लॉ फर्म्स को हिंदुस्तान में काम करने की। बहुत सारे इसमें इफ एंड बट हैं। कहा गया है कि देश के जो 20 लाख लॉयर्स हैं, मुश्किल से 2% ही इससे प्रभावित होंगे और बहुत सारे मामलों में इन फॉरेन लॉ फर्म्स को अपनी सर्विसेज देने की अनुमति नहीं होगी। और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ विदेशी कानूनों के मामले में ही ये लोग अपनी राय दे सकेंगे। जैसा आप यहाँ इसमें अगर पढ़ पा रहे हैं तो BCI हैज़ क्लैरिफाइड दैट इवन इन ट्रांजैक्शनल मैटर्स FLF यानी फॉरेन लॉ फर्म्स कैन ओनली एडवाइज ऑन फॉरेन लॉज। ऑफ कोर्स फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कंडक्टेड इन इंडिया इन इफ द लॉ गवर्निंग द कंट्रैक्ट इज इन डिस्प्यूट इज इंडियन, द फॉरेनर्स कैन एडवाइज एंड आर्ग्यू। वर द nervous managing partners of ILF Indian law firms reassured by the clarification? Not really। ये कह रहे हैं कि भले ही मामला ये रहेगा कि ये लोग विदेशी कानूनों पर ही अपनी टिप्पणी कर पाएंगे, राय दे पाएंगे, लेकिन पहले भी इस तरह का सरोगेट सिस्टम चलता रहा जिसमें सरोगेट मॉडल इंडिया में चला। ये आप नीचे अंडरलाइन किया पढ़ पा रहे हैं। द मोर डेयरिंग अमंग देम सेट अप ए सरोगेट मॉडल इन इंडिया, सच ए सरोगेटेड फर्म वुड बी मैंड ओनली बाय इंडियन लॉ मेकर्स एंड satisfy the criteria for being classified as an Indian firm. However, in practice, such Indian firms would here exclusively work for the parent foreign law firm and depend upon it for much of its business. This model was fairly successful and still persists. ये भी इसमें कहा जा रहा है, मैं लंबा आर्टिकल है इसको पूरा नहीं पढ़ रहा, और आर्किटेक्ट होते हुए इस लॉ से संबंधित मामले को क्यों पढ़ रहा हूँ वो भी आगे मैं इस बात पे अपनी बात क्लियर करता हूँ। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो बड़ी लॉ फर्म्स हैं उसमें 50+ के जो अटॉर्नी हैं वही A टीम को कंस्टिट्यूट करते हैं, और फॉरेन लॉ फर्म्स जो हैं अब ये हिंदुस्तान के बड़ी लॉ फर्म्स में A टीम के मेंबर्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोटी तनख्वाहें इनको ये लोग ऑफ़र करेंगे, तरह तरह के टैक्स बेनिफिट्स इनको ऑफ़र करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, FLFs विल टारगेट दीज A टीम विद सब्सटेंशियल इंक्रीज इन टैक्स एफिशिएंट remuneration, greater part to genuine equity partner status as opposed to playing second fiddle in the family controlled law firms. Opportunities to move to foreign offices, participation in international profit pool, big time poaching of these A teams including equity partners may have already commenced। और ये भी कहा जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उनकी कोशिश होती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसी लॉ फर्म को वो ले लें। तो इंटरनेशनल लॉ फर्म्स जो हैं, फॉरेन लॉ फर्म्स जिनको FLF बोला जा रहा है, तो बड़ा ये गड़बड़ मामला होने वाला है। अब यहाँ नीचे के से दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। फी चार्ज्ड बाई ILFs आर likely to come down. However, corporate India is now willing to pay high fees as long as the service is excellent. Many will therefore move to foreign firms to avail a better quality of service. इससे ये भी ऐसी एक भ्रांति पैदा हो रही है कि जो फिरंगी लॉयर्स हैं, विदेशी लॉयर्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर सर्विस दे पाते हैं। In nutshell, large Indian transaction laws firms are likely to lose both their star players and their star clients. To term these BCI regulations as a major game changer is the
understatement of the year. The writer retired as managing partner of large Indian firms. ये इस बात की मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ लॉ से संबंधित मामले की, क्योंकि आर्किड्स के में भी यही है नियम कि फिरंगी आर्किड्स हिंदुस्तान में रजिस्टर नहीं किए जाते काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा, और हिंदुस्तान में जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर उनको अगर कुछ काम करना है तो हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट के दस्तखत पर ही बिल्डिंग प्लान सैंक्शन होंगे, साइन होंगे, और वही सरोगेट मैनर में ही उनको यहाँ पर अपना काम चलाना पड़ेगा। बहुत बड़े बिल्डर्स कई बार अपने विज्ञापनों में देते हैं कि फलाने आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है, और ठिकाने आर्किटेक्ट का नाम अपने विज्ञापनों में अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए, मॉल्स को बेचने के लिए, मॉल्स में बनी दुकानों को बेचने के लिए, या इस तरह के बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बेचने के लिए फिरंगी आर्किटेक्ट्स का नाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आर्किटेक्ट्स एक्ट है उसमें भी इस तरीके के प्रावधान हैं कि फॉरेन आर्किटेक्ट्स को हिंदुस्तान में रजिस्टर नहीं किया जाता। यहाँ पर भी लिमिटेड कंपनीज और LLPs का मामला का बहुत बखेड़ा फैला हुआ है, तरह तरह के मुकदमे हिंदुस्तानी कोर्ट्स में लंबित हैं। तो ये जो बार काउंसिल का नियम में बदलाव का सूचनाएं सामने आई हैं, ये आर्किटेक्ट्स के लिए भी चिंता का विषय हो सकती हैं कि कल को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी इस तरीके से फिरंगी आर्किटेक्ट्स का जो योगदान है या उनकी जो आप घूसपैठ कह सकते हैं वो बढ़ ना जाए। और हिंदुस्तान में ऑलरेडी 1.25 लाख के करीब आर्किटेक्ट्स हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों को अभी भी काम की रोज़गार की समस्याओं का मुकाबला करना पड़ रहा है। तो फिरंगी आर्किटेक्ट्स के लिए अगर ये रास्ते खोल दिए गए तो हिंदुस्तान में जिन सीनियर आर्किटेक्ट्स ने अपनी 30, 40, 45 साल में प्रैक्टिस बनाई है और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल और हॉस्पिटल और होटल्स डिज़ाइन कर रहे हैं, उनके लिए भी एक कठिनाई का सबब हो सकता है। तो इसलिए आप ये मत सोचें कि लॉ की फील्ड में कुछ हो रहा है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आर्किटेक्ट्स को भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि इस तरीके के परिवर्तन उनके प्रोफेशन पर क्या असर डालेंगे। शुभकामनाएं, नमस्कार।